हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज की क्लास में हम रीड करेंगे लेसन फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 3, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इसके जो 2 पार्ट हैं उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं और उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उन दोनों को सुन सकते हैं। तो बच्चों, आज हम रीड करेंगे कि फ्रांस में जो राजतंत्र था उसका कैसे वो कैसे ख़त्म हुआ और गणतंत्र की वहाँ पे स्थापना कैसे हुई। तो जो फ्रांस की स्थिति थी आने वाले वर्षों में, जो आने वाले वर्ष थे उनमें भी तनावपूर्ण रही। वहाँ पे नेशनल असेंबली थी, वो स्थापना तो हो गई, उसने अपना एक अलग से संविधान भी बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे थोड़ी बहुत जो तनाव था वो चलता रहा। तो आज का जो अभी हम टॉपिक रीड कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है आपका, किस प्रकार मार्सिले को फ्रांस का राष्ट्रगान माना गया। जो वहाँ का नेशनल एंथम था, जैसे हमारा जनगण मन है, वहाँ का जो राष्ट्रगान है उसका नाम है मार्सिले। तो उसको वो राष्ट्रगान कैसे बना, कैसे माना गया, या मार्सिले की स्थापना कैसे हुई, मार्सिले कैसे राष्ट्रगान बना, ये सारी परिस्थितियाँ इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो जो लुई 16 था उसने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, परंतु पर्शिया के जो राजा थे उनसे उसकी गुप्त वार्तालाप चल रही थी। पर्शिया में भी राजतंत्र था बच्चों, तो दोनों वो उन राजा से हमेशा बात करता रहता था। जो फ्रांस की घटनाएं थी उनसे पड़ोसी देशों के जो राजा थे वो भी काफ़ी चिंतित थे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी जनता ऐसे ही विद्रोह करके तुम्हारी सत्ता को ख़त्म कर सकती है। तो इस तरह जो ये राजा था लुई 16, ये दूसरे राजाओं के साथ मिल रहा था। इसलिए जो 1789 की गर्मियों के बाद आने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। इसलिए जो सारे राजा थे आपस में, पर्शिया का राजा था और जैसे ये फ्रांस का राजा था, आपस में मिल गए। उन्होंने एक योजना बनाई कि अब आने वाले टाइम में अपनी सेना को इस जनता के खिलाफ भेज देंगे। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, उससे पहले ही क्या हुआ, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। जो ऑस्ट्रिया पर्शिया और ये जो फ्रांस के जो राजा थे तानाशाह आपस में जो बातें कर रहे थे, जो जनता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे सेना भेजने का, उससे पहले जो नेशनल असेंबली थी उसने इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इससे क्या हुआ कि प्रांतों से जो हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे, क्योंकि जनता में पहले ही आक्रोश था, तो वो बहुत सारे लोग सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। जनता के मन में ये बात बिठा दी गई पूरी तरह से। जनता ने भी मान रखा था कि ये जो हमारा युद्ध है, ये जंग है, ये यूरोपीय जो तानाशाह है और जो कुलीन वर्ग है जो हमें टॉर्चर करता रहा इतने टाइम से, उसके विरुद्ध एक जंग है। तो ये सारी बातें जनता के सामने आ गई। तो उनके होठों पर जब भी कोई लड़ाई करता है तो उस समय उन जैसे हमारे जो देशभक्त थे अंग्रेजों के टाइम, तो वो गाते गाते मरते थे। आज़ादी के तरह हमारा जो नेशनल एंथम था गाते रहते थे, आज़ादी के गीत गाते रहते थे। ठीक उसी टाइप जो वहाँ पे फ्रांस में जो क्रांति हुई, वो वहाँ के जो सैनिक थे वो अपने होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मार्सिले थे वहाँ का नेशनल एंथम था। यह गीत पहली बार मोर्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। जब वो मोर्सिलेस के जो सैनिक थे वो पेरिस की ओर कूच कर रहे थे, पेरिस की ओर जा रहे थे, तो वो उस गीत को गुनगुनाते हुए चल रहे थे। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। और तब से लेकर आज तक ये जो मार्सिले जो गान है वो क्या है, वहाँ का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है। तो ये जो मार्सिले की रचना कैसे हुई, तो ये हम बच्चों पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट्स में मैंने सारे पॉइंट्स भी साथ साथ आपको मेंशन कर दिए हैं। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को राइट करके बुक में से अच्छी से एक बार रीडिंग लेके समझ सकते हैं। बच्चों जो वीडियोस होते हैं उससे आपको बस थोड़ा सा एक बार इजी बन जाता है मैटर। बाकी तो आपको बुक्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बुक्स में से आप राइट करोगे या इसमें से वीडियो में से भी राइट कर सकते हो, उसके बाद एक अच्छी कमांड आपकी बन पाएगी। तो क्या थी ये सारी मार्सिले का जो राष्ट्रगान था वो कैसे राष्ट्रगान बना, जो मार्सिले था वो राष्ट्रगान कैसे बना। तो जो लुई 16 था उसने हालांकि हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन वो पर्शिया का जो राजा था उससे गुप्त वार्तालाप कर रहा था। ऑस्ट्रिया के राजा से भी बात कर रहा था कि आने वाले टाइम में वो जनता के विद्रोह को चलने के लिए अपनी सेनाएं भेजेंगे। लेकिन वो इस योजना पर अमल कर पाते उससे पहले जो 1792 में नेशनल असेंबली थी उन्होंने युद्ध की घोषणा शुरू कर दी, और लोग पहले से ही जो इन राजाओं के विरुद्ध थे वो सेना में भर्ती होने लगे। और उनके गीत, उनके होठों पर हमेशा जो देशभक्ति के तराने थे वो गूंजते रहते। और उनमें जो कवि रोजेट दी लाइल था उसने एक गीत लिखा था मार्सिले, वो उनके होठों पर बजता रहता था। उस गीत को गुनगुनाते रहते थे। और ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि आने वाले टाइम में फ्रांस का ये नेशनल एंथम बन गया।
अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन की भूमिका का वर्णन करें। कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, ये क्रांति काफ़ी लंबी चली है। इसमें पहले नेशनल असेंबली ने अपने हक लिए, मतलब वो आई, अब उनके भी मतलब उसमें भी कुछ खामियां निकल रही हैं। तो अब ये जो जैकोबिन है ये उभर के सामने आते हैं। तो क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार की रोजी रोटी की जिम्मेदारी किस पर आ पड़ी, अब वो औरतों के कंधे पर आ गई। इसलिए देश की आज़ादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह 1991 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। क्योंकि जो 1791 में नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया उसमें भी सिर्फ अमीरों को ही सारे राजनीतिक अधिकार मिल गए और उसी के लिए लड़ाई हो रही थी। तो उससे भी कुछ जनता को खास बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसलिए जनता को लगा कि अब ये जो क्रांति का सिलसिला चल पड़ा है इसको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए औरतों ने भी अपने जो पुरुष थे उनका साथ दिया। अब जो परिवार की जिम्मेदारी थी औरतों ने उठा ली और जो आदमी थे वो मोर्चों पर डट गए। तो जो लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। जो राजनीतिक पॉलिटिशियन क्लब थे उन पे लोग जमा होने लगे और जो पॉलिटिकल जो जैसे अब हम हमारे देश में जितनी भी बातें होती हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, न्यूज़ से सुनते हैं, मीडिया से सुनते हैं और फिर उस पर अपनी जो आर्ग्यूमेंट वो करते हैं। ऐसे उस टाइम में भी लोग क्लब में जाके चर्चा करने लगे। तो इनमें जो एक जैकोबियन क्लब था सबसे अधिक सफल था। उसकी जो रचना थी किसके नाम पर हुई थी? जैकब के नाम पे हुई थी, इसलिए इसको जैकोबियन क्लब कहा जाता है। और ये राजनीतिक समूह बन गया, एक पूरा अड्डा बन गया मतलब पॉलिटिक्स का। और ये एक क्लब के रूप में उभर कर सामने आया, एक पॉलिटिकल क्लब के रूप में, शक्तिशाली पॉलिटिकल क्लब के रूप में उभर कर ये सामने आया। और इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों मांगों के बारे में और जानेंगे। तो बच्चों ये इसके 2 पॉइंट थे कि जो जैकोबियन क्लब था उसकी रचना कैसे हुई। तो एक देश की जो आबादी का बड़ा हिस्सा था उसको ऐसा लगता था कि क्रांति का जो सिलसिला इसको अब और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस जो 1791 का नया संविधान बना था उसमें सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। इसलिए लोग क्लबों में जाकर अपनी चर्चाएं करने लगे और उस समय जो जैकोबियन क्लब था वो काफ़ी शक्तिशाली बन गया और उसकी रचना जैकब ने की थी, इसके लिए उसका नाम जैकोबियन क्लब पड़ा था। इसके 2 पॉइंट आने वाले चैप्टर में आगे जो हम पेज पढ़ेंगे उसमें आएंगे बच्चों, तब मैं उस टाइम आपको बता दूंगी। ये मैंने लिख भी दिया। इसका जो बाकी जो भाग है 3, 4, 5 जो पॉइंट है वो बाद में है। अब हमारा है जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से क्यों जाना जाता है। 100 कुलात का मीनिंग होता है बच्चों, मतलब इसका जो अर्थ है बिना घुटने वाले। तो जो जैकोबिन थे इनको 100 कुलात के नाम से क्यों जाना जाता है। तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो मतलब ऐसे इलाकों से आए थे जहाँ पे मतलब ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा समृद्ध, खुशहाल नहीं थे। जैसे छोटे कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साथ छपाई वाले और दिहाड़ी मजदूर जो मतलब डेली की दिहाड़ी पर काम करते थे, मजदूरी पर काम करते थे, उनको दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। और उनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था वो उनका नेता था। जो जैकोबियन क्लब था उसका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। इन्होंने क्या, अपनी जो वेशभूषा थी वो क्या बनाई कि एक धारीदार लंबी पतलून पहनेंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इन्होंने ऐसा जो फैशन परस्त और जो कुलीन वर्ग था जो ब्रीचेस पहनते थे, घुटनों तक की जो पहनते थे, जो कपड़े पहनते थे उसको ब्रीचेस बोलते थे, घुटनों तक पहनते थे, उनसे अपने आप को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता स्थापित करने का ऐलान उनका एक तरीका था। मतलब जो ब्रीचेस पहनने वाले जो कुलीन थे, साहूकार थे, उनकी सत्ता समाप्ति के ऐलान का तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया। 100 कुलात का मतलब होता है बच्चों, मतलब जैसे मैंने बताया था बिना घुटने वाले। मतलब इन जो कुलीन वर्ग थे वो घुटनों तक के कपड़े पहनते थे, घुटनों तक के पतलून पहनते थे। उन्होंने पूरी जो पतलून थी वो पहनने शुरू कर दी, जिसका नाम था 100 कुलात। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे और जो लाल रंग की टोपी थी वो किसकी प्रतीक थी? स्वतंत्रता की प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो जैकोबियन है उनको 100 कुलात क्यों कहा जाता है। उसका आंसर यहीं तक था। और जो मैं बता रही थी कि वो जैकोबियन क्लब था उसकी भूमिका पर वर्णन कीजिए। उसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा।
सन 1792 में 92 में गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। जब खाद्य पदार्थों की कमी हुई तो ये जो जैकोबिन थे इन्होंने एक मतलब पूरी अपनी एक विशाल हिंसक विद्रोह की एक पूरी योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर दावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। इन्होंने क्या किया, जो ट्यूलेरिए का जो राजमहल था वहाँ पे दावा बोल दिया, रक्षकों को, राजा के जो भी बॉडीगार्ड थे उनको मार दिया और खुद जो राजा था उसको बंदी बना लिया। और बाद में असेंबली ने इस शाही परिवार के जितने भी सदस्य थे सबको जेल में डाल दिया और एक प्रस्ताव पारित किया। फिर नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से जितने भी अधिक उम्र वाले, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको, चाहे जिनके पास संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो नहीं हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं था, सबको मत का अधिकार दे दिया गया। तो बच्चों इसके 2 पॉइंट पहले ही हो चुके थे। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो 1792 की गर्मी आई उसमें खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और इसलिए पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई गई। किसने? जैकोबियनों ने। और फिर क्या हुआ, 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए का जो महल था वहाँ पे आक्रमण कर दिया और उसके राजा के जो रक्षक थे उनको मार डाला और राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। और फिर क्या किया, एक नया कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक सभी स्त्री जो पुरुष थे उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, बिना कोई भेदभाव के, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नवनिर्वाचित जो असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। पहले क्या थी? नेशनल असेंबली। अब जो नवनिर्वाचित एक नई निर्वाचित मतलब असेंबली बनी उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसे राजतंत्र का अंत कर दिया गया और राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। कि हमारा टॉपिक भी ये था, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो ये उस क्वेश्चन का भी आंसर बन सकता है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, या फिर जैकोबिनों की जो भूमिका है जैकोबिनों की उसका वर्णन करो। तो दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों आपका सेम रहेगा। तो इसके सारे पॉइंट्स आपके, आई होप कि आपके सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। और अब क्या हुआ, जो लुई 16 था उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसको मतलब सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कब दे गई? 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप मतलब सबके सामने उसको फांसी दी गई। और उनकी जो पत्नी थी मैरी एंटोइनेट, उनका भी यही एक्शन हुआ, मतलब उनको भी बाद में फांसी दे दी गई। बच्चों जो आपके साइड में नए शब्द होते हैं इनको आपको जरूर रीड करना चाहिए क्योंकि इसमें से कोई भी इनविटेबल क्वेश्चन बन जाता है। तो देशद्रोह का मतलब क्या है? कि अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। अब आपका आता है आतंक राज। इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। सन 1793 से 1794 तक का जो पीरियड था फ्रांस में उसको आतंक का युग या आतंक वाला पीरियड क्यों कहा जाता है? पीरियड ऑफ टेररिज्म। तो आतंक राज क्या होता है बच्चों? सन 1793 से 1794 तक मतलब अभी तक पेरिस में शांति की कोई स्थापना नहीं है। पहले जो लुई 16 था उसके खिलाफ विद्रोह होता है, नेशनल असेंबली की स्थापना होती है, फिर नेशनल असेंबली भी कुछ नहीं कर पाती तो फिर ये जो जैकोबियन क्लब है ये हैवी हो जाता है और इसने अलग से कानून बनाए हैं। और अब क्या हुआ, जो जैकोबियन क्लब है उसमें भी कुछ खामियां थी, उसका जो टाइम रहा वो आतंक राज के नाम से जाना जाता है। सन 1793 से जो 1794 का काल था उसको आतंक का युग कहा जाता है क्योंकि जो रोबेस्पियर थे, रोबेस्पियर कौन थे? जो जैकोबियन क्लब था उसका जो अध्यक्ष था, लीडर था, वो रोबेस्पियर था। तो उसने क्या किया? रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई। उसने ज़्यादा ही मतलब सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी या अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले सदस्य कोई भी हो, चाहे कुलीन वर्ग हो, चाहे पादरी वर्ग के लोग हों, या फिर कुछ अन्य पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे उनके लीडर हों, या फिर जो उनकी कार्यशैली मतलब उनके जो कार्य करने का तरीका था उससे वो लोग सहमत ना हो, कोई भी किसी भी पार्टी का और सदस्य हो, उन सब को उसने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चला गया। एक अलग से न्यायालय बना दिया क्रांतिकारी न्यायालय, उसमें उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो क्या होता? गिलेटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलेटिन क्या था बच्चों? 2 खंभों के बीच लटकती हुई एक मशीन थी जिसमें अपराधी का सिर रखा जाता था और वो सिर फिर धड़ से अलग हो जाता। क्योंकि इसका जो आविष्कार था वो किसने किया था? गिलेटिन ने किया था, इसलिए इस मशीन का नाम क्या था? गिलेटिन।
तो उनके आविष्कार के नाम पर इस मशीन का नाम गिलेटिन था। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। तो बच्चों इस पे आपका क्वेश्चन बनेगा, फ्रांसीसी समाज में समानता लाने हेतु रोबेस्पियर के द्वारा क्या उपाय किए गए। हालांकि वो थोड़ा सा कट्टर बन गया था जो कुलीन वर्ग थे और जो पादरी वर्ग के लोग थे उनके प्रति, लेकिन उसने कुछ सुधार भी किए। उसने सुधार लाने के लिए जनता के आम जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिए, समानता लाने के लिए कुछ कदम उठाए जो कि इस प्रकार हैं। तो आपका ये जो आतंक का युग था उसके यही पॉइंट थे 2-3, या आप इसमें से अच्छे से एक बार फिर से रीडिंग ले सकते हैं बुक में, वीडियो अच्छे से सुन के बुक से रीडिंग लेकर इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि रोबेस्पियर द्वारा समानता लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी कि मजदूरों को न्यूनतम कितनी मजदूरी दी जाए और वस्तुओं की अधिकतम कीमत क्या होनी चाहिए वो उसने तय कर दिया। जो गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी, खाने पीने की जो भी चीज़ें थी उनकी राशनिंग मतलब राशन व्यवस्था शुरू कर दी गई। वही राशन व्यवस्था पे क्या होता है, जैसे हमारे राशनिंग होती है कि गेहूँ और जो चावल की न्यूनतम कीमतें निर्धारित होती हैं, न्यूनतम से न्यूनतम मूल्यों पर वो जनता को मिल जाती हैं, तो उनकी राशनिंग कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। अब सरकार द्वारा मतलब कीमतें निर्धारित कर दी गई और किसानों को बोल दिया गया कि अपनी सारी जो अनाज है प्रोडक्शन है उसको शहर में ले जाकर निर्धारित कीमतों पर ही बेचें। अपेक्षाकृत जो महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई जिससे पाव रोटी बनती थी। अब सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी अनिवार्य कर दी गई। पहले पाव रोटी था वहाँ का मुख्य भोजन, अब क्या कर दिया गया, समता रोटी जो कि साबुत गेहूं से बनती थी। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। भाई अब कोई किसी से को ऊंचा या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, एक बराबरी का दर्जा लाने की कोशिश की गई। परंपरागत मोनश्योरम और जो ये वर्ड थे माशे मतलब आदमी को माशे बोलते थे और औरत को मदाम मतलब जैसे हम मैडम बोलते हैं, महोदया बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मैडम बोलते हैं। तो मोनश्योर जो मदाम वर्ड से उनके स्थान पर अब एक नया वर्ड विकसित हुआ। आदमियों को अब सियोतेन बोला गया, सितोयन, और औरतों को सितोइन नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सितोयन से आप क्या समझते हैं। तो फ्रांस में जैकोबिनों ने एक नया नाम और नागरिकों को संबोधित करने के लिए एक नया वर्ड विकसित किया जिसको सितोयन बोलते हैं। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। अब चर्च को बंद करके जो जगह पड़ी थी चर्चों के पास, जो सारा स्थान उन्होंने घेर रखा था, उसको किस में तब्दील कर दिया गया, दफ्तर और ऑफिस बना दिए गए उनकी जगह। अब ये जो आपका क्वेश्चन था कि वहाँ जो 1793 से 94 का टाइम उसको आतंक का टाइम क्यों कहा जाता है, उसी के ये रिमेनिंग पॉइंट्स हैं बच्चों। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि इसके समर्थक भी त्राही जो उसका सपोर्ट कर रहे थे, रोबेस्पियर के साथ जो आदमी थे उसको जो हर काम में उसके साथ थे, वो भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मतलब जिस गिलोटिन पर वो लोगों को चढ़ाता था थोड़ा सा दोषी होने पर, उसी गिलोटिन पर उसको चढ़ा दिया गया। अब हमारा डायरेक्टरी शासित फ्रांस का वर्णन कीजिए। डायरेक्टरी, अब ये जैकोबियन सरकार का भी अंत हो गया, अब एक नया वर्ग आएगा, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो जैकोबियन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। मध्य वर्ग में भी कुछ लोग अमीर थे, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर थे और कुछ गरीब थे। तो मध्यम वर्ग का जो संपन्न तबका था मतलब जिसके पास पैसा था, ज़मीन थी, जायदाद थी, ज़्यादा थी, अधिकार थे जिसके पास है, उनके पास अब कमांड आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को ही मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब एक नया संविधान बनाया गया, जो संपत्तिहीन तबका था उसको वोटिंग से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसको क्या बोलते थे, डायरेक्टरी, को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की। जो जैकोबिन थे उन्होंने एक व्यक्ति, वो धीरे धीरे उसी पे आ रहे थे जहाँ पे जो लुई 16 था, जो जैकोबिन था वहीं पे आ गए थे, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति केंद्रित हो गए थे। तो इस व्यवस्था से बचने की कोशिश की गई। इसमें 5 व्यक्तियों की एक कार्यपालिका बनाई गई जिसको डायरेक्टरी कहा जाता था। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता रहता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती, लेकिन ये भी आपस में लड़ते मरते रहते थे। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने
सैनिक तानाशाह। और अब ये जो फिर से उथल पुथल हुई, ये भी आपस में लड़ रहे थे, यहाँ से एक नए तानाशाह का उदय हुआ जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है वो सभी जानते हैं। अब उनका एक जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उनका जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया, मतलब उनको कसने का मौका मिल गया। तो सरकार के स्वरूप इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत मतलब विधि के समान, कानून के समान समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के जो मेन आइडियल्स थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो आइडियल्स बने रहे अभी भी। चाहे किसी का राज आया, कोई गया, कोई आया, लेकिन ये जो आदर्श थे, आइडियल्स थे फ्रांसीसी क्रांति के, स्वतंत्र कौन कौन से आदर्श थे फ्रांसीसी क्रांति के? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। इसके कारण जो फ्रांस में जो अन्य देश थे, यूरोप के जो अन्य देश थे, वो भी इन्हीं जो आइडियल्स थे इनको फॉलो करके वहाँ की जनता भी संघर्ष पर उतारू हो गई और सब जगह जो तानाशाही जो शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ विद्रोह होने लगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर रिमेनिंग हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।